हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन। ये हमारा मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का ही नेक्स्ट पार्ट है। जैसे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन होती हैं ऐसे ही हमारी ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस होती हैं। हाँ जी, ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन जो होती है ना आर वेरी लार्ज फर्म्स। ये बहुत सारी जो बहुत बड़ी लार्ज फर्म्स होती हैं जिनकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, विद ब्रांचेस और सब्सिडरी कंपनीज इन मोर देन वन कंट्री। और इनकी जो ब्रांचेस होती हैं या जो इनकी सब्सिडरी कंपनीज होती हैं ना वो एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में होती हैं, ठीक है। ये जो हैं बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि क्या करती हैं, डैट होल्ड्स इमेंस इकोनॉमिक पावर, जो कि अपने पास उन अपनी इकोनॉमिक पावर को होल्ड करके रखती हैं, साथ के साथ उनके पास इन्फ्लुएंस पावर भी होती है, ठीक है। वैसे तो अगर हम देखें ना तो ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन जो होती है ना वो बिल्कुल ही एमएनसीज की तरह ही होती है। ये क्या करती हैं, अपने आप को ऑपरेट करती हैं एक से ज़्यादा कंट्री में, ठीक है। जो इनका कॉरपोरेशन होता है ना वो रजिस्टर होता है और ये ऑपरेट करती हैं मोर देन वन कंट्री एक ही टाइम में, ठीक है। एक ही टाइम में उन्हें क्या बोलते हैं, ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन। और साथ के साथ इन्हीं यही डेफिनेशन हमारी किस चीज़ की थी, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन की। जो ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस होती हैं उस कॉरपोरेशन का जो हेडक्वार्टर होता है ना वो एक ही कंट्री में होता है, वहीं से वो अपने आप को ऑपरेट करता है। चाहे तो वो सारे के सारे सिस्टम को वहीं से ऑपरेट कर ले चाहे पार्शली, ठीक है। उसके बाद हमारे आते हैं ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आते हैं, देखो अगर हम बेसिक्स ही अपनी लैंग्वेज में देखें तो जो ये ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन होती है ना इसकी बेसिस होती है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड में फैली होती है, ज़्यादा से ज़्यादा फैली होती है ये। मैनी विच आर ओन, बहुत सारी जो होती हैं ये बहुत सारी का मिक्सचर होती है। मिक्सचर कैसे, इसमें डोमेस्टिक शेयर होल्डर्स भी होते हैं, साथ साथ फॉरेन स्टॉक होल्डर्स भी होते हैं, ठीक है। अब ये तो नहीं है कि इसमें सिर्फ आपके अपने डोमेस्टिक शेयर होल्डर स्टॉक होल्डर्स आ जाते हैं, तो क्या होगा, आपके डोमेस्टिक तो होंगे ही होंगे एज वेल एज फॉरेन के डोमेस्टिक होल्डर्स भी होंगे। यहाँ पे जो भी आपकी एक्टिविटीज़ एंगेज होती हैं, जो भी लिंक होती हैं वो कहाँ होती हैं, आउटसाइड द कंट्री ऑफ द ओरिजिन, जहाँ पे उस कंट्री का ओरिजिन है उससे बाहर, ठीक है, वो सारी वहाँ ऑपरेट होती हैं। सो डैट इज़ अ डिपेंडली फाइनेंशियली ऑपरेशन। तो इसीलिए क्या होगा, अब ये जो कंपनी है जो आपने टीएनसी देखा तो ये क्या होगा, ये एक ही के ऊपर डिपेंड नहीं करती, एक अपने ऑपरेशंस के लिए एक ही जगह पे डिपेंड नहीं करती, ये मोर देन टू या मोर देन टू से भी ज़्यादा कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। जो इसके मैनेजमेंट डिसीजंस होते हैं वो हमारे बेस होते हैं रीजनल और ग्लोबल अल्टरनेटिव्स पे, ठीक है। ये तो मैंने कुछ अपनी लैंग्वेज में आपको करेक्टरिस्टिक्स बताए, थोड़े पीडीएफ में भी मैंने शो किए हुए हैं। देखो क्या कहता है, मोस्ट टीएनसीज आर मैसिव विद बजट डैट आउटविट स्मॉलर नेशन जीडीपी। देखो टीएनसी, अब पहले क्या था, अगर आपके पास बजट कम भी है तो यहाँ क्या होगा, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री के साथ लिंक करते हो तो आपके बजट की दिक्कत भी आप जो बजट की आपके पास जो प्रॉब्लम अराइज होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट आता है, इन 2016 द लार्जेस्ट टीएनसी हैड रिवेन्यू। अब बताता है कि भाई 2016 में क्या कह रहा है कि भाई जो हमारी 10 लार्जेस्ट टीएनसीज थी ना उनका कितना उन्होंने कवर अप करा था, उन्होंने कितना कवर अप करा था ट्रिलियंस में, कितना ट्रिलियंस, 2.6 ट्रिलियंस उन्होंने कवर करा था। दे आर ओनली 4 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, जो कि, ठीक है, अभी इसने 10 का बताया है। अब ये कहता है कि भाई जिसमें से जो 4 कंट्रीज थी ना वर्ल्ड की उनकी बेस्ट जीडीपी थी, ठीक है। देखो अगर कोई अपने बिजनेस को या अपनी कंपनीज को इतना एक्सपेंड कर रहा है तो कुछ एडवांटेज लेने के लिए ही तो कर रहा होगा ना वो, तो ऐसे ही तो वो कुछ करने से रहा। उसके बाद कहता है जो बहुत ज़्यादा ये टीएनसीज होती हैं ना, लार्जेस्ट टीएनसीज होती हैं, ये अपनी सिग्निफिकेंट प्रपोर्शन शो करती है। क्यों,
बहुत ज़्यादा ज़रूरी अपनी प्रोडक्शन शो करती हैं, क्योंकि ये ना क्या करती हैं, प्रपोर्शन ऑफ टोटल ग्लोबल प्रोडक्शन, ये अपनी जो प्रोडक्शन करते हैं ये ग्लोबल लेवल पे करती हैं, स्मॉल लेवल पे तो नहीं कर रही, अब अपने डोमेस्टिक लेवल पे तो नहीं कर रही अपनी प्रोडक्शन, ये क्या करती हैं, हायर लेवल पे अपनी प्रोडक्शन करती हैं। उसके बाद कहता है दे आर हाईली इन्फ्लुएंशियल टू ग्लोबलाइजेशन, ये क्या करती हैं, अब हर किसी को ये अपने आप को इन्फ्लुएंस करती हैं ग्लोबलाइजेशन के लिए। इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल लॉबिंग इन मोस्ट कंट्रीज, अपने आप को देखो, अब ये अपने आप को हायर लेवल पे लेके जाती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी इकोनॉमिक पे, इन्वायरमेंटल पे, ठीक है, अपने आप को क्या कर रही हैं, वाइड कर रही है, छोटे लेवल पे नहीं है, वाइड लेवल पे जा रही हैं। तो वही बात है कि भाई जो टीएनसी होती हैं ये इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या होता है, देखो एक तो ना इन्हें कभी बजट पे प्रॉब्लम आएगी क्योंकि एक्सपेंड हो गया ना, उसके बाद जिसके मैनेजमेंट के डिसीजंस होते हैं ना वो सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेंगे, अब एक चीज़ के ऊपर तो डिपेंड नहीं करेंगे कि भाई वो एकदम से डिसीजन ले लें, रीजनल भी हो सकता है एज वेल एज ग्लोबल भी हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारा, इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस की। देखो टीएनसीज एंड नेशन स्टेट्स आर द टू मेन एलिमेंट, देखो जो टीएनसीज होती हैं और जो नेशन स्टेट्स होती हैं ये जो इसके होते हैं ना मेन एलिमेंट होते हैं। अब देखो जो आपने अपनी टीएनसी ओपन करी या जो आपकी कंट्री की कुछ कंपनीज़ हैं जो वो ओपन होगी वो मेन एलिमेंट हो गई ना, छोटे छोटे से ही तो आपने बिगर बिजनेस को डेवलप किया है। तो ये बोलता है कि भाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं आपकी ग्लोबल इकोनॉमी के। देन कहता है द गवर्नमेंट्स ऑफ कंट्रीज इंडिविजुअली एंड कोलेक्टिवली सेट द रूल्स फॉर ग्लोबल इकोनॉमी। अब देखो जहाँ यहाँ पे क्या होगा, जिस भी कंट्री में काम हो रहा है वहाँ की गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने उसके रूल सेटअप करेगी, ठीक है। अब जो अगर कोई इंडिया में आए टीएनसी आए तो क्या होगा, रूल्स रेगुलेशंस तो उसे इंडिया के ही फॉलो करने पड़ेंगे, तो क्या होगा यहाँ जो रूल्स रेगुलेशंस होंगे वो सेट ऑफ करे जाएंगे, बट द बल्क ऑफ इन्वेस्टमेंट, लेकिन जो बहुत ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट होगी ना वो किसके थ्रू होगी, टीएनसी के थ्रू होगी। क्यों, क्योंकि ये इसका मेन ड्राइवर होता है ग्लोबल शिफ्ट का। कैसे बोल रहा है कि भाई अब देखो उसने कह दिया चलो रूल्स रेगुलेशंस तो वो उसके फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अब उन्होंने इन्वेस्ट भी तो किया ना आपके यहाँ पे, तो वो उसका मेन ड्राइवर होगा ग्लोबल शिफ्ट की तरफ, ठीक है। ग्लोबल शिफ्ट कर देगा वो, उसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, उसे ग्लोबल लेवल पे लेके जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है अंडर द प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एट फर्स्ट, देखो सबसे पहले वो कहता है कि जब उसकी इंडस्ट्री कुछ मैन्युफैक्चरिंग करती है उस प्रोसेस पे होती है, एंड मोर रिसेंटली सर्विसेज हैव रिलोकेटेड इन सिग्निफिकेंट नंबर्स, और ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कर रही है, रिसेंटली वो सर्विसेज दे रही है या उन्हें रीअलोकेट करती है इन सिग्निफिकेंट नंबर फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज टू सेलेक्टेड डेवलपिंग नेशन ऑन एमएनसी हैज़ टेकन एडवांटेज ऑफ। देखो बिल्कुल इजी सी बात है, बस इसने क्या किया, इसने लाइन को एक्सपेंड कर दिया। अब टीएनसी ओपन हुई है तो टीएनसी से वो कोई ना कोई फ़ायदा तो लेंगे, अब वो देखेंगे कहाँ उन्हें लेबर कॉस्ट कम पड़ती है, कहाँ उन्हें लेबर कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है, तो वो टीएनसी में क्या देंगे, देखेंगे इस चीज़ का वो एडवांटेज ज़रूर लेंगे कि भाई उन्हें लोअर लेबर कॉस्ट कहाँ पड़ती है और कैसे कौन कौन से वे से वो अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। तभी तो उन्होंने क्या किया, अब पहले डेफिनेशन में उन्होंने बोला कि भाई वो एक ही नेशन पे नहीं है, एक ही कंट्री में नहीं अपने आप को लेके चल रहे हैं, मोर देन वन, एक से ज़्यादा में अपना ऑपरेशन वो कंप्लीट कर रहे हैं, अपना काम कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो क्या करेंगे, वो कॉस्ट एडवांटेज ज़रूर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है इन द प्रोसेस डेट रिजल्टिंग द एमरजेंस ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ न्यूली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री सीन्स। देखो अब वो कहता है कि भाई अगर हम इसका रिजल्ट देखें ना तो ये इंक्रीज़ हुआ है,
ठीक है, 1960 से देख रहे हैं कि भाई ये इंक्रीज़ हो रहा है। अब देखो जो चीज़ अब से पहले थी, अब से अगर आप बिफोर 10 ईयर्स की बात करो तो 10 ईयर्स में इतनी कंपनीज नहीं देखने को मिलती थी हमें, मतलब फ़ॉरेन की इतनी कंपनीज हमें यहाँ देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन अब एक्सपेंड हुआ है ना। तो ये कहता है कि 1960 से ये सिस्टम चला आ रहा है, यहाँ पे न्यू इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ आ रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आ रही हैं 1960s के बाद। The development of successive generation of newly industrialized countries is the major success story of globalization। क्या बोलता है कि भाई जो इसकी जो डेवलपमेंट है ना सक्सेसिव जनरेशन की न्यूली इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ में, वो मेजर सक्सेस स्टोरी है हमारी ग्लोबलाइजेशन की। कि भाई जैसे जैसे ये सक्सेसिव स्टेज पे जा रहा है, जैसे जैसे ये इंक्रीज़ हो रहा है, नई नई इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ यहाँ पे पार्टिसिपेट करती हैं, तो वही सारी क्या करती हैं, यही इसका मेन रीज़न है कि ये इसे मेन सक्सेस के ऊपर लेके जाती है। ठीक है, इसी से इसकी सक्सेस स्टोरी डेवलप होती है। ठीक है, उसके बाद ना कुछ इसके ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। हम अगर सिंपल सी लैंग्वेज में डिस्कस करें तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, अगर हम अपनी लैंग्वेज में देखें, वो शायद मैंने स्लाइड ऐड नहीं किया है, बट अगर हम सिंपल देखें, देखो सबसे पहले ये क्या करती हैं, डिज़ायर फॉर ग्रोथ, ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा करती है, ग्रोथ इंक्रीज हो जाएगी ना, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएंगी ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद प्रिवेंटिंग कंपटीशन को, प्रिवेंटिंग कंपटीशन क्या बोलता है ये, देखो ये क्या बोलता है यहाँ पे, जो ये हमें प्रिवेंट करती हैं एक्चुअल और पोटेंशियल कंपटीशन से। कैसे, फ्रॉम फॉरेन बिजनेस टू एक्वायर दोज बिजनेस, क्योंकि जो फॉरेन वाले हैं, जो बाहर वालों का बिजनेस है, वो ऑलरेडी यहाँ एग्जिस्ट कर चुका है, और अगर वो यहाँ आ गया है, क्योंकि पहले तो हम उनके साथ compete करने में हमें थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो हमें उनके जो सिस्टम है सारा, वो सिस्टम स्टडी करना पड़ेगा कि कैसे हमें उनके साथ compete करना है। ठीक है, उसके बाद बोलता है रिड्यूसिंग कॉस्ट, ये कॉस्ट रिड्यूस करती है, जैसे अभी हमने इसकी इम्पोर्टेंस में देखा कि ये कॉस्ट रिड्यूस करती है। कैसे, क्योंकि ये कॉस्ट एडवांटेज लेती है। काफ़ी सारी नेशंस में ये काम किया जा रहा है, टीएनसी उसने काफ़ी जगह जगह ओपन की है, तो वो कंपेयर भी तो करेगा ना कि कहाँ उसको लेबर कॉस्ट कम पड़ रही है, कहाँ उसको कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है, तो वो इन सबको देख के फिर ही अपना बिजनेस स्टार्टअप करता है। देन रिड्यूसिंग टैक्स लाइबिलिटी, अब टैक्स लाइबिलिटी कैसे रिड्यूस हो जाएगी, अब उसे पता है कि भाई उसे कौन सी कंट्री में ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, कौन सी कंट्री में उसे कम टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो अपनी देख के ना कि भाई उसे जहाँ कम टैक्स देना पड़ेगा, तो वो क्या करेगा, वहीं अपनी कंपनी ओपन कर दे ताकि उसे वहाँ कम टैक्स देना पड़े। अब किसी कंट्री में टैक्स रेट ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है, तो वो पहले कंपेयर करेगा, देन वो देखेगा और फिर वो उसे चूज़ करेगा जहाँ उसकी टैक्स लाइबिलिटी कम होगी। ठीक है, बाकी इसके छोटे छोटे माइनर से पार्ट रहते हैं कि कुछ इसमें प्रॉब्लम्स भी होती हैं टीएनसीज में। ठीक है, और इसके एडवांटेजेस भी बहुत होते हैं। ठीक है, तो वो सारे हम नेक्स्ट, या तो हम नेक्स्ट टॉपिक में कर लेंगे, अदरवाइज़ मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी, वो कॉमन से पॉइंट आप देख लेना। ठीक है, अदरवाइज़ हम एक लाइव क्लास लेके उसमें डाउट्स ले लेंगे। ओके क्लास, अगर किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो वो मुझे बोल सकता है, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।